एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो आज हम करेंगे अपने बाकी के 3 चैप्टर्स के रिवीजन में। फर्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेसिकली हम ये डील करते हैं कि हमारे पास फंड्स कहाँ से आएंगे, दैट इज द फ्लो ऑफ फंड्स एंड वेयर वी हैव टू इन्वेस्ट दीज फंड्स और हाउ वी हैव टू यूज दीज फंड्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ एफएम। बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें हेल्प करते हैं डिसीजंस लेने में रिगार्डिंग टू द फंड्स अवेलेबल, कि हमें उन्हें फिक्स्ड एसेट्स में लगाना है, करंट एसेट्स में लगाना है, डेट इक्विटी में कैसे शेयर होगा उनका, या फिर उनको पीएनएल आइटम्स में कैसे इफेक्ट करेंगे। सो इन सब चीज़ों से रिलेटेड डिसीजंस लेने में कौन हेल्प करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसकी मेमोरी टेक्निक है प्लफ। पी से है प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं। एल से है लिक्विडिटी, मतलब कि फंड्स हमारे पास इतने अवेलेबल हो कि हम अपनी डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट कर सकें। यू से है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, मतलब कि जो हमारे पास फंड्स है उनका मोस्ट प्रोडक्टिव वे में यूज़ हो। एंड एफ से है फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, मतलब कि जो फंड्स हमारे पास आए हैं उनसे रिलेटेड जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं हम उन्हें पूरा कर पाएँ। Now the next topic is basically financial management किस तरीके के decisions लेते हैं। There are 3 main kinds of decisions जो हम financial management में लेते हैं। उसके लिए मेमोरी टेक्निक है FDI, that is financial decisions, मतलब कि हम अपने फंड्स को कहाँ से अवेलेबल कराएंगे, फ्लो ऑफ फंड्स कहाँ से होगा। नेक्स्ट है डिविडेंड डिसीजंस, मतलब कि हम अपने शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड देते हैं उससे रिलेटेड डिसीजंस। एंड आई से है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, मतलब कि जो हमारे पास फंड्स है उनको हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है। सो फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन 2 तरीके के हो सकते हैं, दैट इज फिक्स्ड एसेट डिसीजंस और करंट एसेट डिसीजंस। फिक्स्ड एसेट डिसीजन मतलब कि जो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड कहते हैं और इनको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजंस भी कहते हैं। एंड करंट एसेट्स इन्वेस्टमेंट वाले डिसीजन जिनमें हम करंट एसेट्स रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिक्स्ड एसेट को हम कैपिटल बजटिंग डिसीजंस भी कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। उसके लिए मेमोरी टेक्निक थी ग्रिफ, दैट इज अगर हमें अपनी ग्रिप एज अ कंपनी बनानी है तो हमें अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजन दैट इज कैपिटल बजटिंग डिसीजंस लेने होंगे। तो ग्रिफ की फुल फॉर्म क्या थी, जी से था ग्रोथ, ग्रोथ के लिए हमें फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करना होगा। आर से था रिस्क, बेसिकली जो फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है इट इज़ रिस्की क्योंकि वो माइट भी जल्दी ऑब्सोलीट हो जाए या फिर कोई फॉल्ट हो जाए, एनी काइंड ऑफ रिस्क इज पॉसिबल। थर्ड था आई से इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब कि जो फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की जाती है उनको रिवर्स करना पॉसिबल नहीं होता, और अगर हम उन्हें रिवर्स करते भी है देन दे लीड टू ह्यूज लॉसेस। एंड लास्ट एफ से था हमारे पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ या फिर फ्लो ऑफ फंड्स, की हमारे पास फंड्स बेसिकली जो है वो ह्यूज अमाउंट में यूज़ होते हैं फाइनेंशियल फिक्स्ड एसेट डिसीजंस में, तो इसलिए हमें उन्हें सोच समझ के लेना चाहिए। तो ग्रिफ था ग्रोथ, रिस्क, इरिवर्सिबल एंड फ्लो ऑफ फंड्स या फिर फंड्स आर यूज्ड इन ह्यूज अमाउंट्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले हम किन किन फैक्टर्स को डिटरमाइन करते हैं। 3 फैक्टर्स आर गिवन, दैट इज फर्स्ट कैश फ्लो। बेसिकली अगर हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी कैश फ्लो को कैसे इफेक्ट करेगा। सेकंड है रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कि उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से हमें कितना रिटर्न मिलेगा। एंड थर्ड है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, मतलब कि हम किस टाइप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट में, करंट एसेट में, दैट डिपेंड्स ऑन द कंपनी। नाउ द नेक्स्ट काइंड ऑफ डिसीजन इज फाइनेंसिंग डिसीजन। इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें अपने जो फंड्स हैं उनको किस सोर्स से रेज करना है एंड हमें कितना रेज करना है, मतलब हाउ मच टू रेज एंड फ्रॉम विच सोर्स टू रेज। नेक्स्ट टॉपिक है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द फाइनेंसिंग डिसीजन। उसके लिए मेमोरी टेक्निक है CFRS। CFRS को आप IFRS से लिंक कर सकते हो। तो CFRS के पॉइंट्स के C से 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट है कॉस्ट, बेसिकली हम उसी जगह से फाइनेंस लेंगे जहाँ से हमें कम कॉस्ट पे पैसा मिल जाएगा। नेक्स्ट है कैश फ्लो। कैश फ्लो को भी हम डिटरमाइन करते हैं कि अगर हमने यहाँ से फंड उठाया तो क्या हमें ज़्यादा कैश उनको देना पड़ेगा या फिर हमारी कैश फ्लो की जो पोजीशन है उसको वो कैसे अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है कंट्रोल। अगर कोई कंपनी चाहती है कि उसकी कंपनी का कंट्रोल डाइल्यूट ना हो
तो वो डिबेंचर्स या फिर बोरोइंग्स के साथ जाती है, और अगर उन्हें प्रॉब्लम नहीं है तो दे कैन गो फॉर शेयर होल्डर्स। ये तो हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था। नेक्स्ट है एफ से फ्लोटेशन कॉस्ट एंड फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब कि द कॉस्ट ऑफ रेजिंग द फाइनेंस। अगर ज़्यादा कॉस्ट है तो ऑब्वियसली वो फाइनेंसिंग जो हमने जहाँ से फंड्स रेज किए हैं वो भी हमारे लिए कॉस्टली हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब कि ऐसी फिक्स्ड कॉस्ट जो उस फाइनेंस जहाँ से हमने रेज की है हमें देनी ही देनी पड़ेगी, चाहे उन फंड्स को हम यूज़ करें या आइडल रखें। नेक्स्ट है आर से रिस्क। बेसिकली रिस्की अगर कोई प्रोजेक्ट है तो हम उसके लिए हमेशा शेयर्स के साथ जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें अगर हमारा पैसा डूब भी गए तो हमें शेयर होल्डर्स को वापस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कॉन्फिडेंट हैं देन वी कैन गो फॉर बोरोइंग्स। लास्ट है एस से स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। बेसिकली कैपिटल मार्केट की स्टेट से क्या डिपेंड करता है, अगर कैपिटल मार्केट की स्टेट अच्छी चल रही है, इन्वेस्टर्स अपनी मनी इन्वेस्ट करने को तैयार है, तो जो बेसिकली शेयर्स है किसी भी कंपनी के वो जल्दी बिक जाएंगे और वो शेयर्स के थ्रू पैसे रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर जो कंपनी कैपिटल मार्केट है वो रिसेशन की टाइम से चल रही है, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से शेयर्स के थ्रू पैसा रेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फाइनेंसिंग डिसीजन, दैट इज CFRS। थर्ड काइंड ऑफ डिसीजन इज डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में हम ये डिसाइड करते हैं कि जो हमारे प्रॉफिट्स हैं उनमें से कितना पार्ट हमें डिविडेंड के रूप में देना और कितना पार्ट रिटेन्ड अर्निंग्स के रूप में रखना है। नाउ द नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिविडेंड डिसीजन। इसके लिए मेमोरी टेक्निक थी LPG से C8 बनेगी। L से था लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स, मतलब कि जो लीगल रूल्स हैं हमें उनको फॉलो करते हुए ही डिविडेंड डिसीजंस लेने हैं। T से है प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स, मतलब कि जो शेयर होल्डर्स है कंपनी के वो जो चाहते हैं हमें उनकी प्रेफरेंस को भी ध्यान में रखना होगा। G से है ग्रोथ, मतलब कि अगर हम सोच रहे हैं कि हमें ग्रो करनी है, अपनी कंपनी डाइवर्सिफाई करनी है, देन वी विल ऑब्वियसली गो फॉर रिटेन्ड अर्निंग्स। नाउ S से है 3 पॉइंट, दैट इज स्टॉक मार्केट। अगर बेसिकली जो स्टॉक मार्केट है वो अच्छी चल रही है तो या फिर जो स्टॉक मार्केट है उसकी सिचुएशन के हिसाब से भी हम डिविडेंड अपना डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है स्टेबल डिविडेंड। बेसिकली अगर हमारी जो अर्निंग्स है या हम अपने शेयर होल्डर्स को स्टेबल बेसिस पे डिविडेंड दे रहे हैं, सो दैट विल प्रूव टू बी बेनिफिशियल फॉर अस। नेक्स्ट है स्टेबल अर्निंग। अगर किसी कंपनी को जो अर्निंग्स है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रही, देन दे कैन गिव हायर डिविडेंड्स टू देयर शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट है C से है 2 पॉइंट्स, दैट इज कैश फ्लो एंड कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स। कैश फ्लो मतलब कि हमें अपने कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड देने से पहले ये भी देखना है कि हमारी कैश फ्लो पोजीशन कैसी है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स, मतलब कि हमें देखना है कि जो हम डिविडेंड दे रहे हैं कहीं वो हमारे किसी और कॉन्ट्रैक्ट से या कोई और ऐसा टर्म्स एंड कंडीशंस हो किसी कॉन्ट्रैक्ट की जो उसके साथ कोलाइड ना करे, सो वी नीड टू चेक देम। E से है अर्निंग्स मतलब कि हमें जो डिविडेंड है वो देना चाहिए क्योंकि जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ एंड दे एक्सपेक्ट दैट वी विल गिव देम अ प्रॉपर डिविडेंड। A से है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट का मतलब क्या होता है कि बेसिकली अगर जो कंपनी है वो कैपिटल मार्केट का बहुत इजीली एक्सेस है तो वो अपने पास रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं रखती, क्योंकि उन्हें जब पैसा चाहिए वो जाके कैपिटल मार्केट से पैसा उठा सकती हैं एंड वाइस वर्सा। एंड T से है टैक्स, मतलब कि अगर टैक्स जो है टैक्स रेट्स इंक्रीज हो जाते हैं तो जो डिविडेंड है वो हम कम देते हैं कंपनीज को और टैक्स रेट डिक्रीज हो जाते हैं तो वी कैन गिव हायर डिविडेंड्स टू आवर शेयर होल्डर्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है, प्लान करना कि हमें कहाँ से फंड्स रेज करने हैं, कैसे रेज करने हैं एंड उनको कहाँ पे यूज़ करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेस। फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम कैपिटल रिक्वायरमेंट को फोरकास्ट करते हैं या फिर डिसाइड करते हैं कि हमें कितना फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, हमें कितनी कैपिटल रेज करनी है। नेक्स्ट इज हाउ टू रेज, मतलब कि ये डिसाइड करना कि हमें उन फंड्स को कहाँ से लाना है, किस सोर्स के थ्रू लाना है। एंड द नेक्स्ट इज इन्वेस्टिंग डिसीजंस, मतलब कि अब जब हमने फंड रेज कर लिया तो ये डिसाइड करना कि उनको हमें कहाँ पे किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, मतलब कि
हमें ये देखना है कि जब भी हमारी कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट हो तब हमारे पास फंड्स अवेलेबल हो। एंड द नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, मतलब कि जो हमारे पास फंड्स हैं या फिर जिनको हमने रेज किया है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, इसके लिए मेमोरी टेक्निक है कॉइफल। वैसे जैसे हमने बताया था कि कॉफिल बेटरमेंट के लिए होते हैं, वैसे ही कॉइफल है कंपनी की बेटरमेंट के लिए। सो सी से है कंट्रोल, मतलब कि अगर हम अपनी कंपनी का कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करना चाहते देन वी कैन गो फॉर बोरोइंग्स, लेकिन अगर हमें कोई कंट्रोल डाइल्यूट होने से प्रॉब्लम नहीं है देन वी गो फॉर शेयर होल्डर्स या फिर शेयर्स। ओ से है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, मतलब कि हमें ये देखना है कि जो फंड्स हैं हमारे पास उनका बेस्ट वे में यूज़ हो। एंड नेक्स्ट इज ऑपरेशनल एक्टिविटीज़, मतलब कि जो हमारे पास फंड्स हैं उनको हम यूज़ करें ताकि हमारी जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं जो हम डे टू डे बेसिस पे परफॉर्म करते हैं वो भी अच्छे से परफॉर्म हम कर सकें। नेक्स्ट है आई से इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर राइट, मतलब कि हम उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें जहाँ पे जो हमारे फंड्स हैं वो वेस्ट ना हो या डूब ना जाए बल्कि दे गिव अस बेनिफिट। नेक्स्ट है एफ से प्रिपेयर्स टू फेस द फ्यूचर, अगर हम अभी से प्लान कर रहे हैं आगे के लिए देन वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ टू फेस द फ्यूचर। ए से है अवॉइड शॉक्स एंड सरप्राइजेज, मतलब कि अगर हमने अभी से प्लान कर लिया कि फ्यूचर में ये हो सकता है सो वी विल प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर ऑल दैट शॉक्स एंड सरप्राइजेज। एंड एल से है लिंक बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस, ये हमने प्रोसेस में भी देखा कि ये दोनों जो है मतलब कि कैपिटल रिक्वायरमेंट को फोरकास्ट करना एंड उसको रेज करना है फाइनेंसिंग से रिलेटेड है एंड ये इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है कि डिसाइड करना कि हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट दैट इज कॉइफल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। One more point is there that financial planning is a part of financial management, right? So financial management is a broader term and financial planning is a shorter term. Now the next topic is capital structure. Basically capital structure में ये होता है कि हम ये देखते हैं कि जो हमारी कैपिटल है उसमें कितना पोर्शन डेट का है एंड कितना इक्विटी का है, मतलब कितना हमने बोरो किया है एंड कितना ओनर्स का फंड इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स। तो इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि डेट और इक्विटी का कितना प्रोपोर्शन है। डेट और इक्विटी में डिफरेंस तो आपको पता है कि डेट हम बोरो करते हैं, इक्विटी ओनर्स का पैसा होता है। डेट इज मोर रिस्की, इक्विटी इज लेस रिस्की एंड डेट इज टैक्स सेविंग while इक्विटी इज नॉन टैक्स सेविंग। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल लेवरेज। बेसिकली फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है? द प्रोपोर्शन ऑफ डेट टू इक्विटी, दैट इज डेट अपॉन इक्विटी, और द प्रोपोर्शन ऑफ डेट टू द टोटल कैपिटल। तो डेट अपॉन इक्विटी या फिर डेट अपॉन टोटल कैपिटल दैट इज डेट प्लस इक्विटी इज कॉल्ड फाइनेंशियल लेवरेज। नेक्स्ट पॉइंट, ये हमने कुछ फॉर्मुलेज किए थे। नेक्स्ट इज ईपीएस दैट इज अर्निंग पर शेयर, मतलब कि पर शेयर जो हम डिविडेंड देते हैं वो कितना होता है। इट इज कैलकुलेटेड बाय अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हम कैसे निकालते हैं कि मतलब जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उससे हमें कितना रिटर्न आया है, उसके लिए होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड जितने हमने कैपिटल लगाई थी इंटू 100। और ये जो ईएटी ईबीआईटी टर्म्स है इसके लिए भी एक था कि ईबीआईटी दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं। फिर हमारे पास आता है अर्निंग बिफोर टैक्स, उसमें से हम टैक्स माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसके हमने कुछ फॉर्मूलेज भी, इसके हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे जब क्लासेस हमने जब हम चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे थे कि इक्विटी और जब डेट का जो प्रोपोर्शन होता है वो कैपिटल में, तो उससे ईपीएस पे क्या इफेक्ट होता है। अगर डेट 0 होता है तो जो ईपीएस है वो जो जितना होता है वो इंक्रीज होता जाता है, मतलब कि जैसे जैसे हम डेट को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे ईपीएस भी इंक्रीज होता जाता है। दैट इज डेट इंक्रीज करने की वजह से जब ईपीएस इंक्रीज होता है दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है कि जब हम डेट इंक्रीज करते हैं और उसकी वजह से ईपीएस इंक्रीज होता है तो जो शेयर होल्डर्स है वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। Now the next topic is factors affecting the capital structure, मतलब कि ये डिसाइड करना कि डेट कितना होगा और इक्विटी कितना होगा उसको हम इन फैक्टर्स पे डिसाइड करते हैं। दैट इज टीडीएस से फ्री होंगे। टी से है टैक्स पॉलिसी, मतलब कि अगर टैक्स पॉलिसी हाई है यानी कि टैक्स रेट हाई है तो वी विल गो फॉर
डेट, क्योंकि डेट इज टैक्स सेविंग एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट है डी से डेट सर्विस कवरेज रेशियो, दैट इज DSCR। बेसिकली डेट सर्विस कवरेज रेशियो क्या होता है कि द प्रोपोर्शन ऑफ द कैपिटल विच कैन बी यूज फॉर डूइंग द ऑपरेशनल एक्टिविटीज, या फिर इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नेक्स्ट है ऐसे स्टॉक मार्केट। बेसिकली अगर स्टॉक मार्केट बूम पे है तो हमें जो शेयर्स के थ्रू पैसा है वो आसानी से मिल पाएगा, वी कैन इशू द शेयर्स। लेकिन अगर शेयर मार्केट अच्छे से नहीं चल रही है देन वी कैन नॉट वी वुड नॉट बी एबल टू रेज फंड्स बाय शेयर्स, ठीक है। ऐसे और फिर फ्रिक से एफ से है फ्लोटेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब कि किस सोर्स को रेज करने की ज़्यादा कॉस्ट है, अगर डिवेंचर की ज़्यादा है या डेट की ज़्यादा है तो हम उसके साथ नहीं जाएंगे, इक्विटी के साथ जाएंगे एंड ऑल दैट। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक कंपनी के पास एक लिमिट सेट होती है कि वो इतने पैसे ही डेट के थ्रू रेज कर सकती है या फिर इतने शेयर्स ही वो यूज़ कर सकती है। तो किसी भी कंपनी को ये नहीं होना चाहिए कि वो सारा इक्विटी से पैसा रेज कर ले और सारा डेट से पैसा रेज कर ले। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन बोथ, ताकि आगे फ्यूचर में जब भी ज़रूरत हो तो हम किसी भी फंड किसी भी सोर्स से फाइनेंस रेज कर सकें। नेक्स्ट आर से है 3 पॉइंट्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिस्क एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब कि जिस जहाँ से हमने पैसे लगाए, जहाँ से हमें ज़्यादा बेनिफिट आएगा ऑब्वियसली उसी सोर्स के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट है रिस्क। अगर हमें लग रहा है कि हम रिस्की प्रोजेक्ट में पैसे लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली वी वुड लाइक टू गो फॉर शेयर होल्डर्स, क्योंकि उनको हमें पैसे पे करने की ऑब्लिगेशन इतनी नहीं होगी। और अगर हमें लग रहा है कि हम एक सेफ प्रोजेक्ट में अपने पैसे इन्वेस्ट करें देन वी कैन गो फॉर डेट्स। नेक्स्ट है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब कि अगर हम शेयर्स, डेट या किसी भी तरीके से पैसे रेज करते हैं तो उनके ऊपर जो रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं हमें उनके रूल्स भी फॉलो करने होते हैं। जैसे अगर हम शेयर्स वगैरह से पैसे रेज करते हैं तो उनके लिए सेबी होती है, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आई से ICR, दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल इंटू 100। मतलब कि जितना भी हमारी इंटरेस्ट को पे करने की कितनी क्षमता है या फिर हमारे पास कितने फंड्स अवेलेबल हैं इंटरेस्ट को पे करने के ऑन डेट। नेक्स्ट है C से 4 पॉइंट, दैट इज कैश फ्लो। मतलब कि कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है तो वो हमारी कैश फ्लो को कैसे अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट है कॉस्ट। मतलब कि जिस फंड को रेज करने की कॉस्ट कम होगी या जिसको यूज़ करने की कॉस्ट कम होगी हम उसी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है कंट्रोल। कंट्रोल मतलब कि अगर हमें अपने कंट्रोल से कोई प्रॉब्लम नहीं है डाइल्यूट होने से देन वी कैन गो फॉर शेयर्स। लेकिन अगर हम नहीं चाहते कि जो हमारी कंपनी का कंट्रोल है वो डाइल्यूट हो देन वी विल गो फॉर डेट। एंड लास्ट इज कॉम्पिटिटर स्ट्रैटेजी। मतलब कि जो कॉम्पिटिटर्स की जो स्ट्रैटेजी उन्होंने जो कैपिटल स्ट्रक्चर बनाया है उसको भी एनालाइज करना एंड देन डिसाइड करना कि हमारी कंपनी का क्या कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट इज TDS से फ्रिक होंगे। Now the next topic is fixed capital requirement. Basically fixed capital की requirement हमें कब कब होती है, जब हमें किसी फिक्स एसेट को परचेज करना है या फिर वो कैपिटल जो हमारे बिजनेस में फॉर मोर देन 1 ईयर रहेगी, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, फिक्स्ड कैपिटल की इंपॉर्टेंस सेम होती है दैट ऑफ कैपिटल बजटिंग, दैट इज ग्रिफ मतलब कि ग्रोथ, रिस्क, इरिवर्सिबल एंड फ्लो ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स। तो ये इसकी सेम टू सेम इंपॉर्टेंस होती है कैपिटल बजटिंग जैसी। नेक्स्ट है फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं कि एक कंपनी में कितनी रिक्वायरमेंट होगी फिक्स्ड कैपिटल की। मतलब कि जो फिक्स्ड एसेट्स रिलेटेड जो डिसीजंस हमें लेने हैं उनके लिए जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो उनको कौन कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं उसकी मेमोरी टेक्निक है GD ऑन नेक्स्ट बीइंग FC। सो G से है ग्रोथ। अगर हमारी कंपनी ग्रो करना चाहती है तो ऑब्वियसली वी नीड टू इन्वेस्ट इन फिक्स्ड एसेट्स, सो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। नेक्स्ट इज डाइवर्सिफाई। अगर हमें अपनी कंपनी को डाइवर्सिफाई करना है, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं तो उसके लिए भी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है नेस्ट। नेक्स्ट में N से मतलब है नेचर ऑफ बिजनेस। मतलब कि नेचर क्या है बिजनेस का जिसमें हम डील कर रहे हैं। अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो जो हमारी कंपनी है उसको फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। मतलब मैन्युफैक्चरिंग को फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा चाहिए क्योंकि उन्हें मशीन्स वगैरह परचेज करनी होती है।
लेकिन जो ट्रेडिंग बिजनेसेस हैं, लाइक जो एक जगह से सामान उठा के दूसरी जगह पर रखते हैं, उनको हैवी मशीन्स वगैरह नहीं चाहिए, इसलिए उनकी जो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है। नेक्स्ट है एसएस स्केल ऑफ ऑपरेशन, मतलब कि एज अ कंपनी हम किस लेवल पे काम कर रहे हैं। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो हमारी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट भी छोटी होगी, और अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। टी से है 2 पॉइंट, दैट इज टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक। अगर बेसिकली जो हमारी कंपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करती है वो जल्दी ऑब्सोलीट हो जाती है, सो वी रिक्वायर मोर फिक्स्ड कैपिटल। लेकिन अगर जो टेक्नोलॉजी है वो जल्दी ऑब्सोलीट नहीं होती, देन वी रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। और टेक्निक है लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, मतलब कि अगर हमारी कंपनी लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करती है तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी, लेकिन अगर हमारी कंपनी जो है वो कैपिटल इंटेंसिव काम करती है तो उसमें फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। एंड लास्ट है एफसी से, एफ का मतलब है फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स। बेसिकली कोई भी कंपनी हर एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले दूसरे ऑल्टरनेटिव्स को भी सर्च करती है। लाइक मैं एक मशीन को परचेज करने की बजाय उसे रेंट पे ले सकती हूँ, या फिर रेंट पे भी लेने की जगह मैं लीज पे ले सकती हूँ। सो ऑल दीज ऑल्टरनेटिव्स अ कंपनी सर्चेस फॉर, ताकि जो हमारी फिक्स्ड कैपिटल है वो कम यूज़ हो। एंड लास्ट है कोलैबोरेशन। बेसिकली कोलैबोरेशन का मतलब कि अगर कोई बहुत बड़ी मशीन है जो एक कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती परचेज करना, तो वो माइट भी अपने एक दूसरी कंपनी के साथ टाई अप करके उस मशीन को परचेज कर ले, एंड दे कोलैबोरेट टू यूज़ दैट मशीन और एनी फिक्स्ड एसेट। तो ये थे फैक्टर्स, दैट इज जीडी और नेक्स्ट बीइंग एफसी ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ एनी बिजनेस। नाउ द नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। बेसिकली वर्किंग कैपिटल क्या होती है, जो हम कैपिटल का पोर्शन रखते हैं ताकि हम अपने करंट एसेट्स की फंडिंग में यूज़ कर सकें या करंट एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकें, दैट इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, एंड इट इज़ यूज्ड विद इन 1 ईयर। तो बेसिकली द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आर, उसकी मेमोरी टेक्निक है एनएससी का टाइम गया, मतलब एनएससी का टाइम गया, सेविंग्स का टाइम गया, अब पैसा लगाओ और प्रॉफिट कमाओ। तो एन से है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस मतलब कि जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस होते हैं उनकी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, लेकिन जो ट्रेडिंग बिजनेसेस होते हैं उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है ऐसे 2 पॉइंट्स, दैट इज स्केल ऑफ ऑपरेशंस एंड सीजन फैक्टर। स्केल ऑफ ऑपरेशन, जो कंपनी बड़ी होगी उसकी वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा होगी, जो छोटी कंपनी होगी उसकी वर्किंग कैपिटल भी कम होगी या रिक्वायरमेंट कम होगी। नेक्स्ट है सीजन। बेसिकली अगर बहुत सारी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जिनका सीजन के हिसाब से काम होता है, लाइक सपोज जो कुछ वूलन क्लॉथ में मैन्युफैक्चर करती है तो उनका विंटर्स में काम है, समर्स में काम नहीं है, तो जब उनका सीजन पीक पे होता है उस टाइम पे उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू उस टाइम पे जब उनका सीजन पीक पे नहीं होता। नेक्स्ट है सी से 3 पॉइंट, दैट इज साइकिल, क्रेडिट एंड कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन का मतलब क्या होता है कि अगर मार्केट में ज़्यादा कॉम्पिटिशन है तो हम यही चाहेंगे कि हम अपने कंज्यूमर्स को जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट अवेलेबल करा सकें, इसके लिए हम ज़्यादा वर्किंग कैपिटल अपने पास रखते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिट। क्रेडिट बेसिकली अलाउड भी हो सकता है एंड अवेल्ड भी हो सकता है। अलाउड मतलब कि जो हमने दिया है, दैट इज टू द ट्रेड रिसीवेबल, दैट इज टू द डेटर्स और इन द फॉर्म ऑफ बिल्स रिसीवेबल, एंड अवेल्ड का मतलब हमें क्रेडिट मिला है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड पेबल्स। तो अगर ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज होते हैं तो हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज होती है, और अगर एंड वाइस वर्सा, और अगर ट्रेड पेबल्स इंक्रीज होते हैं तो ये उल्टा होता है, दैट इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होती है। सो क्रेडिट कैन बी अलाउड एंड अवेल्ड। एंड द नेक्स्ट इज साइकिल। साइकिल बेसिकली 2 तरीके की हो सकती है, बिजनेस साइकिल एंड प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब कि कितने टाइम में जो हमारा गुड है वो मैन्युफैक्चर होता है। अगर बेसिकली लॉन्ग प्रोडक्शन साइकिल है तो इंक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल एंड वाइस वर्सा। एंड द नेक्स्ट इज बिजनेस साइकिल। बेसिकली अगर हमारा जो बिजनेस है वो बूम पे चल रहा है, बहुत ज़्यादा सेल्स हो रही है, तो उस टाइम पे हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है गोया। जी से है ग्रोथ। अगर बेसिकली हमें ग्रो करना है तो उस टाइम पे हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, क्योंकि हम चाहेंगे कि हम जल्दी से गुड्स मैन्युफैक्चर करें, जल्दी उनको बेचें, जल्दी पैसा आए और फिर हम ग्रो कर सकें। नेक्स्ट है ओ से ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब
अगर कोई भी कंपनी जो अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है उनको एफिशिएंटली परफॉर्म करती है विदाउट वेस्टेज विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज, तो उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम होगी। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब अगर नॉर्मल में एक गुड 10 रुपये का मिल रहा था और अब प्राइस इंक्रीज होने की वजह से वो 12 या 15 रुपये का मिल रहा है, तो उसकी वजह से हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। एंड लास्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब कि जो हम रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं अगर वो रेडिली अवेलेबल है तो हमें उसे इतना स्टॉक करके नहीं रखना पड़ेगा, इसलिए हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम होगी। लेकिन अगर वो इजीली नहीं मिलता है, एक्सेसिबल नहीं है, तो हमें उसको स्टॉक करके रखना पड़ेगा एंड दैट्स व्हाई आवर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल आल्सो इंक्रीज। तो ये है फैक्टर्स दैट इज एनएससी का टाइम गोइंग। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें हम फाइनेंशियल एसेट्स की क्रिएशन भी होती है और उसका एक्सचेंज भी होता है। मतलब कि जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो फर्स्ट टाइम क्रिएट होके भी आते हैं एंड जो ऑलरेडी मार्केट में है उनमें जो डीलिंग होती है दैट इज द एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट जो है वो रोल प्ले करती है फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का, मतलब कि जिसके पास फंड्स है उनको उन तक पहुंचाना जिनको उन फंड्स की रिक्वायरमेंट है। सो दैट व्हाई फाइनेंशियल मार्केट प्लेज द रोल ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इसकी मेमोरी टेक्निक है पीएम को बोलो एलओसी तोड़े। सो पी से है प्राइस डिस्कवरी, मतलब कि बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट में जो फाइनेंशियल एसेट्स का जो प्राइस होता है वो किसके बेसिस पे डिटरमाइन होता है, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। मतलब कि जिस कंपनी के फाइनेंशियल एसेट्स की ज़्यादा डिमांड होगी उनका प्राइस ज़्यादा और जिनकी नहीं होगी उनका प्राइस कम। सो द प्राइस ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स इज डिटरमाइंड इन द फाइनेंशियल मार्केट बाय डिमांड एंड सप्लाई। नेक्स्ट है एम से मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, मतलब कि जो हाउस होल्ड या बिजनेसेस होते हैं उनके पास जो सेविंग्स होती हैं उन सेविंग्स को वहाँ से निकाल के उन कंपनीज या फर्म्स के पास पहुँचाना जिनको उनकी रिक्वायरमेंट है, ताकि वो उन्हें इन्वेस्ट कर सके आगे किसी प्रोडक्ट में। मतलब कि सेविंग्स को मोबिलाइज करना ताकि वो किसी भी कंपनी के द्वारा जो है वो अच्छे से यूज हो सके इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव वे। सो एम स्टैंड्स फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स इनटू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। नेक्स्ट है एल से लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि जो फाइनेंशियल एसेट्स है जब हम उन्हें फाइनेंशियल मार्केट में डील कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, तो इसकी वजह से दे बिकम लिक्विड इन नेचर, मतलब कि दे कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। एंड सी से है कॉस्ट रिड्यूस। बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट जो है वो हमें फाइनेंशियल एसेट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट है दैट वुड बी स्पेंड ऑन गेटिंग गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल एसेट्स or the effort that would have been done is reduced and helps to reduce the cost of investing or mobilizing the savings. So these are the functions that is PM को बोलो LOC तोड़े। Now the next topic is classification of financial market। वो दो टाइप से क्लासीफाई किया गया, that is money market and capital market। मनी मार्केट में हम उन फाइनेंशियल एसेट्स को डील करते हैं विच हैव अ मेच्योरिटी पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर एंड जिनका मेच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर का होता है दे आर डेल्ट इन कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में वो फाइनेंशियल एसेट्स डील होते हैं जो फर्स्ट टाइम इशू किए जाते हैं एंड सेकेंडरी मार्केट में वो फाइनेंशियल एसेट्स डील होते हैं जो ऑलरेडी पहले इशू हो चुके हैं लेकिन अब उनमें बस डीलिंग की जाती है या बस ट्रेडिंग की जाती है या एक्सचेंज किया जाता है। सो प्राइमरी मार्केट में जब जो एसेट्स जो है फाइनेंशियल एसेट्स वो फर्स्ट टाइम आते हैं देन दैट इज इन प्राइमरी मार्केट, लेकिन जब वो ट्रेड होते हैं ऑन रेगुलर बेसिस दैट इज डन इन सेकेंडरी मार्केट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मनी मार्केट। हमने पढ़ा जिनमें वो सिक्योरिटीज या फाइनेंशियल एसेट्स डील होते हैं हुज मेच्योरिटी पीरियड इज लेस देन 1 ईयर। अब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास 5 इंस्ट्रूमेंट्स हैं।
फर्स्ट है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल बेसिकली आरबीआई इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें वो लोगों से पैसा उठाते हैं फॉर शॉर्ट टर्म इन द मनी मार्केट। इसमें क्या होता है कि हम बेसिकली जब उन्हें पैसे देते हैं तो हमें इंटरेस्ट कैसे मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। लाइक सपोजिंगली मैंने कहा कि मैं 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करना चाहती हूँ एज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेजरी बिल्स। तो बेसिकली जो कंपनीज है वो कहती, जो आरबीआई है वो कहता है कि जो 1 लाख रुपए में इस पर आपको 4000 इंटरेस्ट देने को तैयार हूँ। तो राइट, तो जो हमने कहा कि ठीक है मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगी, थोड़े टाइम के बाद आप मुझे 1,04,000 रुपये वापस दे देना। तो इस केस में आरबीआई क्या कहता है कि नहीं, आप ऐसा करो कि आप मुझे 1 लाख की जगह 96,000 रुपीज़ दे दो और मैं उसमें इंटरेस्ट जोड़ के आपको 1 लाख रुपीज़ दे दूँगा। दैट इज़ आप मुझे 96,000 दो, मैं उसमें आपको इंटरेस्ट जोड़ के 1 लाख रुपीज़ दे दूँगा। सो दिस इज़ द ट्रेजरी बिल। और ट्रेजरी बिल का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ट्रेजरी बिल का मिनिमम अमाउंट होता है 25,000 और इन इट्स मल्टीपल्स, मतलब कि 25,000 मिनिमम अमाउंट होगा या फिर 25,000 के मल्टीपल्स में ही ट्रेजरी बिल जो है वो इशू किए जाते हैं बाय आरबीआई। नेक्स्ट है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर बेसिकली ट्रेजरी बिल की तरह ही होता है, लेकिन कमर्शियल पेपर जो है वो नॉर्मली बिग कंपनीज या जो प्राइवेट फर्म्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट या फिर कमर्शियल पेपर को देते हैं और ट्रेजरी बिल जो है वो आरबीआई देता है। कमर्शियल पेपर की भी ऐसे ही फंक्शनिंग होती है कि आप 96,000 दो, हम 4,000 इंटरेस्ट जोड़ के आपको 1 लाख रुपीज़ दे देंगे। तो कमर्शियल पेपर की बेसिकली जो मैच्योरिटी होती है वो 15 डेज टू 1 ईयर की होती है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बेसिकली जो बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं। इसको वो बेसिकली उस टाइम पे यूज़ करते हैं जब डिपॉजिट ग्रोथ इज स्लो, डिपॉजिट इज स्लो देन क्रेडिट। मतलब कि एज अ बैंक हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स में कि जो फर्म्स होती हैं उनके पास डिपॉजिट्स आते हैं जिसको वो आगे क्रेडिट के रूप में देती हैं। तो जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है बैंक में कि सेविंग्स जो है इंडिविजुअल्स या हाउस होल्ड्स की उनके पास नहीं आ रही है, मतलब कि डिपॉजिट कम है लेकिन जो क्रेडिट की डिमांड है वो ज़्यादा है, तो उस टाइम पे बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कॉल मनी। बेसिकली जो आरबीआई है वो कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करती है हर बैंक का अपने पास, और जो कैश रिजर्व रेशियो है दैट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग आइदर फ्रॉम डे टू डे और इवन मेनी टाइम्स इन अ डे। तो बेसिकली उस अमाउंट को मेंटेन रखने के लिए दैट इज द सीआरआर का अमाउंट जो फर्म्स या जो बैंक्स होते हैं उनके पास अगर फंड्स अवेलेबल नहीं होते तो वो दूसरे बैंक से बोरो करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉल मनी। मतलब कि एक बैंक जब दूसरे बैंक से बोरो करता है ताकि वो अपने सीआरआर को मीट कर सके, दैट इज कॉल्ड कॉल मनी। कॉल मनी पे इंटरेस्ट लगता है कॉल रेट एंड कॉल मनी का टाइम कितना होता है 1 day to 15 days, राइट। नाउ द लास्ट इज कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल बेसिकली जो हमने ट्रेड रिसीवेबल्स या जो ट्रेड पेबल्स के बारे में पढ़ा, इट इज़ लिंक्ड टू दैट कमर्शियल बिल। मतलब कि ट्रेड बिल्स क्या होते हैं, जब हमने किसी के साथ कोई ट्रेडिंग वाली ट्रांजैक्शन की, हमने उसको गुड सेल किए या परचेज किए तो हमने जो बिल बनाया दैट इज ट्रेड बिल। लेकिन जब हम उस ट्रेड बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लेते हैं बिफोर इट्स मेच्योरिटी देन दैट इज कॉल्ड कमर्शियल बिल। तो ये है सारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो अभी हमने पढ़ा मनी मार्केट के बारे में, उसके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक इज कैपिटल मार्केट। क्या होती है कैपिटल मार्केट? जिसमें हम उन सिक्योरिटीज़ को डील करते हैं हुज मैच्योरिटी पीरियड इज मोर देन 1 year। उनमें बेसिकली वही सिक्योरिटीज़ आती है ताकि हम उनके थ्रू अपनी जो फिक्स एसेट रिक्वायरमेंट है या जो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट है उनको पूरा कर सकें। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिफरेंस। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं? ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी एक्सेट्रा। लेकिन कैपिटल मार्केट के क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट इज इनका मेच्योरिटी टाइम कितना होता है? इनका 1 day to 1 year होता है और इनका मोर देन 1 year। नेक्स्ट है बेसिकली मनी मार्केट में ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हमने ट्रेजरी बिल में पढ़ा कि मिनिमम अमाउंट कितना है 25,000 और इन मल्टीपल्स। सो मनी मार्केट में ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व होता है, लेकिन कैपिटल मार्केट में स्मॉल सेविंग्स कैन ऑल्सो बी डन।
क्योंकि आपने देखा होगा कि इक्विटी शेयर या जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं इनका अमाउंट कितना होता है, 10 रुपीज़, 8 रुपीज़, 12 रुपीज़, ऐसे ही कुछ होता है ना। सो दे आर स्मॉल सेविंग्स, मतलब कि कोई भी इनमें इन्वेस्ट कर सकता है इवन विद स्मॉल सेविंग्स। नेक्स्ट है मनी मार्केट में मिनिमम रिस्क होता है, लेकिन कैपिटल मार्केट इज मोर रिस्कियर एज कम्पेयर टू मनी मार्केट। एंड लास्ट है मनी मार्केट में फिक्स रिटर्न मिलता है, दैट इज कि फिक्स हो जाता है कि आपको इतने टाइम के बाद इतना पैसा मिल जाएगा। लेकिन कैपिटल मार्केट में हाई रिटर्न पॉसिबल है अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कैपिटल मार्केट के फर्दर दो टाइप्स है, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट में वो सिक्योरिटीज डील की जाती हैं जो फर्स्ट टाइम के लिए इशू की जाती है, मतलब कि जब कोई फाइनेंशियल एसेट क्रिएट हुआ है तो वो फर्स्ट टाइम जब डील किया जाता है दैट इज डेल्ट इन प्राइमरी मार्केट। बेसिकली प्राइमरी मार्केट में जो कंपनी है वो अपने शेयर्स इशू करती है या फिर जो सिक्योरिटीज़ हैं वो इशू करती है एंड दे सेल इट टू द पब्लिक और टू द इन्वेस्टर्स, राइट। सो बेसिकली फर्स्ट टाइम जब ये सेल की जाती हैं सो वी यूज़ फ्लोटेशन, मतलब कि हमें अपने फंड्स को रेज करने के लिए बाय इक्विटी, बाय प्रेफरेंस और बाय डिबेंचर्स फ्लोटेशन कॉस्ट लगानी पड़ती है। सो देयर आर सम मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन, मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन। सो उसकी मेमोरी टेक्निक है PO, दैट इज PRIO। P से है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि एक कंपनी जब अपने न्यू शेयर्स इशू करती है तो वो टू अ ग्रुप ऑफ पीपल या एक स्पेसिफाइड कंपनी को प्राइवेटली अपने शेयर्स या जो सिक्योरिटीज़ हैं वो उनको दे देती है या सेल ऑफ कर देती है। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब कि अ ग्रुप ऑफ पीपल या फिर किसी स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को अपने शेयर्स या सिक्योरिटी सेल ऑफ कर देना। R से है राइट्स इशू। राइट्स इशू का मतलब क्या होता है, जो कंपनी जब अपने शेयर्स या कोई भी सिक्योरिटी इशू करती है फॉर द फर्स्ट टाइम तो वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये राइट देती है कि जो ये न्यू शेयर्स इशू हुए हैं आप इनमें भी अपना हिस्सा ले सकते हो बट एट द न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस। नेक्स्ट है I से इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर में क्या होता है कि जब हम अपने सिक्योरिटीज़ को पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं तो हमें जो स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं उनके साथ टाई अप करते हैं, जिसमें दो इंडिविजुअल्स होते हैं, दैट इज सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर एंड द कंपनी का जो एक अपॉइंट किया हुआ इंडिविजुअल होता है। जो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर होता है वो जो इन्वेस्टर्स है उनको हमारी कंपनी के ब्रोकर तक पहुंचाने में मदद करता है एंड जो हमारी कंपनी का अपॉइंटेड पर्सन होता है वो उनको शेयर या सिक्योरिटीज़ अलॉट कर देते हैं। नेक्स्ट है O से बेसिकली 2 पॉइंट्स है, दैट इज ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस एंड ऑफर फॉर सेल। अब बेसिकली ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है कि हम एक प्रोस्पेक्टस या ब्रोशर टाइप इशू करते हैं ताकि हम पब्लिक को डायरेक्टली इनवाइट कर सकें कि आप आओ और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। लेकिन नेक्स्ट है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में क्या होता है कि जो कंपनीज हैं वो अपनी सिक्योरिटीज़ कुछ इंटरमीडियरीज को सेल ऑफ कर देती हैं, जो इंटरमीडियरीज आगे पब्लिक को उनकी सिक्योरिटीज़ सेल करते हैं। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट्स इशू, IPO और EIPO एंड ऑफर्ड फॉर प्रोस्पेक्टस एंड फॉर सेल। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट बेसिकली कहाँ क्या होती है, जहाँ पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ है जब उनमें डील किया जाता है या उनमें ट्रेडिंग की जाती है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट की वजह से ही जो सिक्योरिटीज़ है उन्हें लिक्विडिटी मिलती है या फिर दे बिकम लिक्विड एंड मार्केटेबल इन नेचर। एंड सेकेंडरी मार्केट की वजह से ही जो अभी इन्वेस्टर्स हैं वो डिसइन्वेस्ट कर पाते हैं और जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट कर पाते हैं। मतलब कि सेकेंडरी मार्केट हेल्प्स द एक्चुअल और द प्रेजेंट इन्वेस्टर्स टू डिसइन्वेस्ट एंड द फ्यूचर ऑफ प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस। बेसिकली प्राइमरी मार्केट में जो सिक्योरिटीज़ है वो कौन इशू करता है, बाय कंपनीज, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, ट्रेडिंग होती है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ पे। नेक्स्ट है प्राइमरी मार्केट में बेसिकली सिक्योरिटीज़ किसके थ्रू किस पे जाती है या फिर
ओनरशिप किस पे ट्रांसफर होती है। प्राइमरी मार्केट में कंपनीज ओनर होती है जो उन्हें सेल ऑफ कर देती है इन्वेस्टर्स को, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में ओनर्स पहले से ही इन्वेस्टर्स होते हैं और बाद में भी इन्वेस्टर्स होते हैं। मतलब कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो डिसइन्वेस्ट करते हैं और दूसरे इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज़ को सेल ऑफ कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में जो सिक्योरिटीज़ हैं उनका प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है। प्राइमरी मार्केट में जो मैनेजमेंट है या जो कंपनी है वो डिटरमाइन करती है कि उन्हें किस प्राइस पे अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करना है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में दैट इज डन बाय डिमांड एंड सप्लाई, दैट इज द मार्केट फोर्सेस। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली कोई भी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी होती है जहाँ पे सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग की जाती है। अब नेक्स्ट है इसके फंक्शंस क्या क्या होता है। उसके फंक्शंस के लिए मेमोरी टेक्निक है एल्प्स, जैसे कि एल्प्स इज अ माउंटेन, तो वैसे हाइट रीच करने के लिए हमें स्टॉक एक्सचेंज की ज़रूरत है। एल्प्स के पॉइंट्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब कि जब ट्रेडिंग ऑन सिक्योरिटीज होती है दैट हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट है एस ए लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू सिक्योरिटीज़, जब हम सिक्योरिटीज़ में डील करते हैं सो दैट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द सिक्योरिटीज़। पी से है प्राइसिंग। स्टॉक एक्सचेंज या सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटीज़ का प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, बाय डिमांड एंड सप्लाई। एंड एस से है 3 पॉइंट, दैट इज सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, स्प्रेडिंग इक्विटी, करेक्ट एंड स्पेक्यूलेशन। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो ये इंश्योर करते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन या जो भी सिक्योरिटीज़ के लिए ट्रेडिंग हो रही है दैट इज सेफ और किसी के साथ कोई अनफेयर प्रैक्टिस नहीं हो रही है। नेक्स्ट है स्प्रेडिंग इक्विटी कट। इसका मतलब क्या होता है कि जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं वो बहुत सारे तरीके या मेथड्स यूज़ करते हैं टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर इन्वेस्टर्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हिस्सा हो मार्केट में या फिर सिक्योरिटीज़ में। नेक्स्ट है स्पेक्यूलेशन, मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्रेडिंग होती है सिक्योरिटीज़ में दैट ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन मतलब कि सट्टेबाजी, तो स्टॉक एक्सचेंज में जो सिक्योरिटीज़ डील होती है उस पर भी स्पेक्यूलेशन पॉसिबल होती है। नाउ द नेक्स्ट इज ट्रेड प्रोसीजर, मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज में जब हम सिक्योरिटीज़ को डील करते हैं सो उसका ट्रेड प्रोसीजर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सेलेक्ट अ ब्रोकर जो हमारा ट्रेड प्रोसीजर कराने में हेल्प करे, दैट इज ब्रोकर को सेलेक्ट करना। नेक्स्ट इज ओपन अ डीमैट अकाउंट। ओपन डीमैट अकाउंट, बेसिकली डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो हम ओपन कराते हैं एक स्टॉक एक्सचेंज में ताकि हम अपनी सिक्योरिटीज़ में डील कर सकें। तो जब हम अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा लेते हैं देन वी प्लेस द ऑर्डर, मतलब कि हम ब्रोकर को बताते हैं कि हमें किस टाइप की सिक्योरिटीज़ चाहिए, किस प्राइस पे चाहिए एंड ऑल दैट। सो प्लेसिंग द ऑर्डर, देन द ब्रोकर सर्चेज फॉर दैट ऑर्डर, मतलब कि जो ब्रोकर है वो स्टॉक एक्सचेंज से डेटा मांगता है कि देखो मेरे जो बायर हैं उन्हें ऐसे ऐसे टाइप की सिक्योरिटीज़ चाहिए। अगर आपके स्टॉक एक्सचेंज में कोई ऐसे इंडिविजुअल है या इन्वेस्टर है जो बेचना चाहता है तो आप मुझे बताओ। सो दैट इज़ फॉर सर्चिंग फॉर द ऑर्डर या फिर टू फाइंड आउट द पर्सन फ्रॉम whom we can accomplish our order. Then the next step is executing the order. एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि ये आइडेंटिफाई करना कि जितने भी ऑप्शन हमें स्टॉक एक्सचेंज ने दिए, लाइक सपोजिंगली A, B, C, हमें 3 ऑप्शन दिए हैं, तो ये आइडेंटिफाई करना कि हमें किस वाले के साथ अपना ऑर्डर प्लेस करना है या हमें किससे सिक्योरिटीज़ परचेज करनी है। तो जब हम ये डिसाइड कर लेंगे कि लाइक सपोज हमें C से परचेज करनी है देन देयर इज़ इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट, मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्ट नोट बना दिया जाता है बायर और सेलर के बीच में सिक्योरिटीज़ का कि आप दोनों ही सिक्योरिटीज़ को एक्सचेंज या ट्रेड करोगे। सो दैट इज़ इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट। नेक्स्ट क्या होता है, पे इन डे। बेसिकली पे इन डे में क्या होता है, जो बायर होता है वो अपनी तरफ से कंसिडरेशन जो है वो भेज देता है सेलर के पास कि मैं ये पेमेंट कर रहा हूँ इन सिक्योरिटीज़ को परचेज करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड पे इन डे। फिर जो है जब उसने अपने तरफ से पैसे भेज दिए उसके बाद ही कैन वेट फॉर T+2 डेज। T+2 डेज का मतलब जिस दिन उसने अपनी पेमेंट की है प्लस 2 more days
ताकि जो सेलर है वो सेटलमेंट के लिए भेज सके। फिर 2+2 डेज के अंदर अंदर पे आउट डे आता है, मतलब कि जब सेलर हमारी जो पेमेंट है उसे एक्सेप्ट करके ऑर्डर जो है या जो सिक्योरिटीज है उनको डिस्पैच कर देता है, एंड देन द फाइनली द ऑर्डर इज डन, या फिर जो पूरा प्रोसीजर है वो ख़त्म हो जाता है जब हमारे पास सेलर के द्वारा भेजी हुई सिक्योरिटीज पहुंच जाती हैं, दैट इज डिलीवरी। तो सबसे पहले हम ब्रोकर को सिलेक्ट करते हैं, फिर हम डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, फिर हम उसे अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं जिसके हिसाब से वो स्टॉक एक्सचेंज में और जो स्टॉक एक्सचेंज के पास डेटा है उसको स्क्रॉल करके एनालाइज करके इंफॉर्मेशन निकालता है कि कौन कौन से इन्वेस्टर्स हैं जो हमें अपनी सिक्योरिटीज़ बेच सकते हैं। फिर उनमें से हम कोई सेलेक्ट करते हैं कि हमें किससे अपनी जो सिक्योरिटीज़ है वो परचेज करनी है, एंड देन वी देयर इज़ अ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट, मतलब कि बायर और सेलर के बीच में एक नोट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि जो बायर है वो सेलर से ही परचेज करेगा इतनी सिक्योरिटीज इस रेट पे एंड ऑल दैट। फिर उसके बाद होता है पे इन डे, जिसपे बायर जो है वो पेमेंट करता है उन सिक्योरिटीज़ को परचेज करने के लिए, एंड देन ही वेट्स फॉर टुडे, जिस दिन उसने पेमेंट किया, +2 more days फॉर द रिस्पॉन्ड और फीडबैक ऑफ द सेलर। फिर सेलर जो है पे आउट डे पे सिक्योरिटीज़ को डिलीवर करने के लिए स्टार्ट करता है, एंड देन इज द फाइनल दैट इज डिलीवरी ऑफ द सिक्योरिटीज़। तो ये है पूरा ट्रेड प्रोसीजर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डीमेटीरियलाइजेशन। बेसिकली डीमेटीरियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो सिक्योरिटीज़ हैं वो फिजिकल फॉर्म में ना होकर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखी जाती हैं डिपॉजिटरी में। डीमेटीरियलाइजेशन का मतलब कि फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटीज़ को ना रख के उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है इन द डिपॉजिटरी। और डिपॉजिटरी क्या होता है? बेसिकली डिपॉजिटरी कैन बी एनी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करके रखा जाता है। सो डीमेटीरियलाइजेशन क्या होता है? फिजिकल फॉर्म की जगह सिक्योरिटीज़ का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होना इन द डिपॉजिटरी। एंड डिपॉजिटरी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी हो सकती है जहाँ पे सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है। Now the next topic is SEBI. Basically SEBI stands for Security Exchange Board of India. SEBI को 1988 में सेटअप किया गया था एज एन इंटरिम बॉडी, लेकिन 1992 में अंडर द SEBI एक्ट इसको एक रेगुलेटरी बॉडी बना दिया गया था ओवर ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस। तो SEBI के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? बेसिकली ये देखना कि किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में कोई मैल प्रैक्टिस या फिर अनफेयर प्रैक्टिस ना फॉलो हो रही हो, कोड ऑफ कंडक्ट बनाना सारे इन्वेस्टर्स, सारी कंपनीज और सारे स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए जो स्टेक होल्डर्स है सिक्योरिटीज़ के। नेक्स्ट है स्टॉक एक्सचेंजेस की डेवलपमेंट को देखना एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ SEBI। बेसिकली SEBI 3 तरीके के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, दैट इज रेगुलेटरी, डेवलपमेंटल एंड प्रोटेक्शन। रेगुलेटरी में बेसिकली SEBI जो है स्टॉक एक्सचेंजेस जो इन्वेस्टर्स हैं उन सबको रेगुलेट करता है, ये चेक करता है कि कोई अनफेयर प्रैक्टिस फॉलो नहीं कर रहा, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उन्हें वो सब फॉलो कर रहे हैं एंड ऑल दैट। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब इसमें क्या होता है? डेवलपमेंटल फंक्शन में कि ये देखना कि जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो भी डेवलप करें और साथ ही साथ जो इन्वेस्टर्स हैं हम उनकी नॉलेज को भी इन्हांस करें, हम उनकी स्किल्स को भी इन्हांस करें। एंड द नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन फंक्शन, मतलब कि जो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करके रखें। Now the last topic of this chapter is some important terms या फिर कुछ ऐसी टर्म जो स्टॉक एक्सचेंजेस में यूज़ की जाती है। फर्स्ट इज बोर्सेस। बोर्सेस बेसिकली एक दूसरा वर्ड है फॉर स्टॉक एक्सचेंज, मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज को हम बोर्सेस भी कहते हैं। नेक्स्ट है बुल्स। बेसिकली बुल्स इज द पीरियड ऑफ ऑप्टिमिज्म इन एनी स्टॉक एक्सचेंज एंड बियर्स इज द पीरियड ऑफ पेसिमिज्म इन एनी स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट है बदला। बेसिकली बदला जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में होता है, विच मीन्स द कैरी फॉरवर्ड सिस्टम ऑफ सेटलमेंट, मतलब कि जो हमें सेटलमेंट करनी है वो T+2 डेज की जगह हम उसे आगे कैरी फॉरवर्ड कर दें टू द नेक्स्ट सेटलमेंट पीरियड, दैट इज कॉल्ड बदला। नेक्स्ट इज ऑड लॉट ट्रेडिंग। ऑड लॉट ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? व्हेन ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज इज डन ऑन
मल्टीपल्स ऑफ 100 और लेस। एंड लास्ट इज पेनी स्टॉक्स, मतलब कि ऐसी सिक्योरिटीज जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती लेकिन फिर भी उनकी ट्रेडिंग प्रमोट्स या फिर हेल्प्स इन स्पेक्यूलेशन। Now the next chapter is chapter 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जो कंज्यूमर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना बाय एनी मैल प्रैक्टिस और बाय एनी अनफेयर प्रैक्टिस। अब बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन की नीड क्या है या वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर्स एज वेल एज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने मेमोरी टेक्निक बनाई थी ICU, मतलब कि अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं मिला तो कंज्यूमर्स ICU में पहुंच जाएंगे। आई से था इग्नोरेंस बाय द कंज्यूमर्स, मतलब कि कंज्यूमर्स इग्नोर कर देते हैं चीज़ों को। C से था कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन एंड U से था अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स। बिजनेसेस के लिए था GSM लॉन्ग चले। G से था गवर्नमेंट इंटरवेंशन, बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो बार बार इंटरवीन करती रहती है देखने के लिए कि बिजनेसेस जो है वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या नहीं। S से है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सोशल ड्यूटी, क्योंकि हर एक बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, सो इट इज़ देयर मॉरल ड्यूटी और सोशल ड्यूटी टू प्रोवाइड betterment for the society or to help in the development of the society. नेक्स्ट है M से मॉरल ड्यूटी, बिजनेसेस की मॉरल ड्यूटी है कि वो कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करें। एंड L से है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, मतलब कि अगर कोई भी बिजनेस लॉन्ग टर्म में चलना चाहता है, कोई भी बिजनेस सर्वाइव करना चाहता है, देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। नेक्स्ट है CPA, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। बेसिकली 1986 में एक एक्ट पास किया गया जिसका ये मीनिंग था कि वी नीड टू क्रिएट अवेयरनेस एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स बाय स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल, मतलब कि कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और साथ ही साथ उन्हें उस बारे में जागरूक भी करना और उनकी जो ग्रीवियंसेस हैं उनको भी हम रिड्रेस कर सकें इन ए स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव वे। तो CPA क्या कहता था? अवेयरनेस क्रिएट करना कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और उनकी जो ग्रीवियंसेस है, उनकी जो कंप्लेंट्स हैं उनको स्पीडी और इनएक्सपेंसिव तरीके से रिड्रेस करवाना। CPA 1986 ने कुछ कंज्यूमर राइट्स बनाए हैं। देयर आर 6 कंज्यूमर राइट्स, दैट इज राइट टू सेफ्टी, जो कहता है कि हमें जो एज अ कंज्यूमर हर एक उस प्रोडक्ट से सेफ्टी का हक है जो हमें कुछ नुकसान पहुंचा सकता है या फिर इज हैजार्डस टू एनी कंज्यूमर। नेक्स्ट है राइट टू चूज, मतलब कि ये कंज्यूमर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा प्रोडक्ट चूज करना चाहता है। वी शुड नॉट फोर्स हिम और हर टू परचेज एनी प्रोडक्ट एज अ कंपनी। नेक्स्ट है राइट टू बी इन्फॉर्म, मतलब कि कंज्यूमर को पूरा हक है कि वो उस प्रोडक्ट के बारे में जितनी भी जानकारी है वो उसे पता हो। नेक्स्ट है राइट टू बी हर्ड, मतलब कि जो कंज्यूमर की डाउट्स है या जो उसकी प्रॉब्लम्स है या जो उसकी कंप्लेंट है उसे सुनने वाला एज अ कंपनी जो है उसे कस्टमर केयर सेंटर्स बनाने चाहिए जहाँ पे उनकी वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। नेक्स्ट है राइट टू सीक रिड्रेसल, मतलब कि राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब कि अगर किसी कंज्यूमर को ऐसा फील होता है कि उसके साथ कुछ अनफेयर प्रैक्टिस की गई है या फिर उसे हार्म किया गया, सो ही हैज़ द राइट टू गेट रिड्रेस्ड ऑफ he has the right to get his grievance redressed in any of the redressal agencies formed by the government. And the last is right to consumer education, मतलब कि हर एक कंज्यूमर को राइट है अपने इंटरेस्ट अपने राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में जानने का। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये तो हमने पढ़े कंज्यूमर की क्या क्या राइट्स हैं। अदर पॉइंट इज कि कंज्यूमर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। बेसिकली एज ए कंज्यूमर हमें क्या क्या करना चाहिए, ये बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि हमें हमेशा कैश मेमो डिमांड करना चाहिए जो भी हम प्रोडक्ट परचेज़ करें। जो भी प्रोडक्ट हम परचेज़ कर रहे हैं उसके लेबल्स को हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। हमें किसी अनफेयर प्रैक्टिस में इंडल्ज नहीं होना चाहिए। हमें ऐसे प्रोडक्ट्स परचेज़ करने चाहिए जो एनवायरनमेंट को हार्म ना करते हो और हमें ऐसे प्रोडक्ट्स लेने चाहिए जो स्टैंडर्डाइज्ड हो। सो ऑल दीज आर सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आप जनरल सेंस में किसी भी तरीके से कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख सकते हो एज अ कंज्यूमर। Now the next topic is who is a consumer. Basically
कंज्यूमर एक वो इंडिविजुअल होता है जो किसी भी गुड को परचेज करता है ताकि वो उसे कंज्यूम करे, ना कि रीसेल पर्पस के लिए, या फिर वो किसी भी सर्विस को अवेल करता है या हायर करता है फॉर इट्स बेनिफिट बट नॉट फॉर कमर्शियल पर्पस. सो कंज्यूमर इज एनी इंडिविजुअल who purchases any good for any consideration but for consuming purpose, not for resale, or hires or avails any service not for commercial purpose. Now the next is who can file a complaint. Basically किसी भी कंपनी के अगेंस्ट अगर किसी को ऐसा फील होता है कि उनके साथ कोई अनफेयर प्रैक्टिस की गई है तो कौन कौन केस फाइल कर सकते हैं? कंज्यूमर, एनी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, एनी कंपनी, द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, या फिर अ ग्रुप ऑफ पीपल on the behalf of many other peoples. Now the next point is redressal agencies. Basically जो Consumer Protection Act है CPA 1986, उसने 3 redressal agencies बनाई है ताकि जो कंज्यूमर की grievances है वो redress हो सके. दैट इज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे. डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन. जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है उसमें वो केसेस आते हैं विच आर अमाउंटिंग ₹20 लेस दैन 20 लाख. मतलब कि जिन केसेस का अमाउंट लेस दैन 20 लाख होता है वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में डील किए जाते हैं. जिनका अमाउंट 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में होता है दे आर डेल्ट इन स्टेट कमीशन. एंड जिन केसेस का अमाउंट मोर देन 1 करोड़ होता है दे आर डेल्ट इन नेशनल कमीशन. डिस्ट्रिक्ट फोरम में बेसिकली एक प्रेसिडेंट होता है एंड टू अदर मेंबर्स जिसमें 1 इज अ फीमेल. स्टेट में भी सेम होता है 1 प्रेसिडेंट एंड 2 मेंबर्स जिसमें 1 इज अ फीमेल. एंड नेशनल में होता है 1 प्रेसिडेंट एंड 4 मेंबर्स जिसमें से एक का फीमेल होना कंपल्सरी है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि बेसिकली अगर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल से सेटिस्फाइड नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो जजमेंट पास किया गया, देन ही कैन गो टू स्टेट लेवल विद इन 30 days, राइट. Within 30 days the district level case can be sent to the state level. तो जो डिस्ट्रिक्ट में कोई सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो स्टेट लेवल में जा सकते हैं अपने केस को लेके, बट विद इन 30 days ऑफ द जजमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम. अगर वो स्टेट से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अगेन 30 days ऑफ द जजमेंट ऑफ स्टेट लेवल जा सकता है नेशनल कमीशन के पास जजमेंट लेने. और अगर वो नेशनल कमीशन के जजमेंट से भी सेटिस्फाइड नहीं है देन द लास्ट ऑप्शन इज सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट में भी वो 30 days के अंदर ही अपील कर सकता है आफ्टर द जजमेंट ऑफ नेशनल कमीशन. एंड सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट बॉडी. सुप्रीम कोर्ट जो डिसाइड करेगी वो उसे मानना ही होगा. तो मतलब कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो केस है वो डिस्ट्रिक्ट फोरम का जो केस है वो स्टेट कमीशन के पास जा सकता है विद इन 30 days. स्टेट का नेशनल के पास विद इन 30 days. नेशनल का जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास विद इन 30 days, लेकिन उससे आगे पॉसिबल नहीं है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलीफ अवेलेबल. मतलब कि जब हम रिड्रेस करवाते हैं अपने ग्रीवियंसेस को रिड्रेसल एजेंसीज में तो बेसिकली जो जजमेंट दी जाती है जो कंज्यूमर को रिलीफ प्रोवाइड करे, बेसिकली क्या क्या हो सकती है. या तो जो डिफेक्ट है गुड में, सर्विस में, उसको चेंज कर देना. मतलब कोई डिफेक्टिव गुड है तो उसको रिप्लेस कर देना विद न्यू नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट. या फिर कोई सर्विस जो प्रोवाइड की जिसमें कोई डेफिशिएंसी थी तो उस सर्विस को रिड्यूस करना या फिर उस डेफिशिएंसी को हटाना, या फिर कॉम्पेंसेशन देना एम्प्लॉयज़ को, या फिर रिलीफ ये भी हो सकता है कि बेसिकली उनको रिफंड दे देना या फिर उनको कॉम्पेंसेशन देना. और ये भी हो सकता है कि जो कोर्ट है या जो कमीशन है वो ये कहे एज अ कंपनी को कि जो आप फॉल्स एडवर्टीजमेंट दिखा रहे थे उसको आप ये न्यू एडवर्टीजमेंट में दिखाओ कि ये जो हम पहले दिखा रहे थे वो गलत था एंड दिस इज़ द एक्चुअल थिंग दैट आवर प्रोडक्ट इज ऑफरिंग, या ये है हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट. सो ऐसे कुछ रिलीफ अवेलेबल हो सकते हैं. मतलब कि जो रिड्रेसल एजेंसीज के नॉर्मल बेसिस पे जो जजमेंट दिए जाते हैं जो कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें वो ये सब होते हैं कि गुड को रिप्लेस कर देना, डिफेक्ट को रिमूव कर देना, या फिर कॉम्पेंसेशन दे देना, रिफंड दे देना, या फिर कंपनी को कहना कि आप जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हो उसे रोको और जो असली इन्फॉर्मेशन है उसे दिखाओ. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड NGOs. बेसिकली कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो
सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करती हैं। अब इनका रोल क्या क्या होता है, उससे पहले मैं कुछ नाम बता देती हूँ जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि कॉमन कॉज इन दिल्ली, राइट, वॉइस, कट्स, CPC। सो सम ऑफ दीज आर द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस जो काम करती हैं कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। Some of these are the organizations and there are many more which you can study from your book. अब बेसिकली जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड NGOs है वो क्या रोल प्ले करती है, उनका सबसे मेन मोटिव क्या होता है कि कंज्यूमर्स को अवेयर कराना उनके राइट्स के बारे में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में मदद करना, ये चेक करना कि उनका जो कंज्यूमर के जो राइट्स हैं वो कोई कंपनी एक्सप्लॉइट ना करे, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना। एंड दे डू इट इन मेनी वेज लाइक बाय पब्लिशिंग पीरियोडिकल्स और बाय ऑर्गेनाइजिंग कैंपेन्स एंड मेनी मोर मेथड्स। एंड उनका जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है उनका एक ये भी काम होता है कि वो टाइम टू टाइम किसी भी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उनके चेक करते रहते हैं कि मतलब कि ये जो कंपनी प्रोडक्ट ऑफर कर रही है क्या इसकी क्वालिटी सही है, क्या ये किसी कंज्यूमर को हार्म तो नहीं कर सकती। सो ऐसे कुछ रोल जो है वो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस प्ले करती हैं एंड दे ऑल्सो हेल्प द कंज्यूमर्स टू रेज देयर वॉइस एंड गेट लीगल असिस्टेंस। मतलब कि जो ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या जो NGOs होते हैं वो कंज्यूमर्स को क्या कहते हैं ऐसे अवेयर करते हैं कि आप एक्सप्लॉइट मत हो बल्कि खड़े होकर आवाज़ उठाओ एंड वी आर विद यू टू हेल्प यू गेट लीगल असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट। सो ये है कुछ पॉइंट जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन प्ले करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन में एंड सम ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन।